सभी को नमस्कार। चैनल पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात होने वाली है हिंदी नाटक और एकांकी से संबंधित, या फिर कह लीजिए उसके सिलेबस में, आपके सिलेबस में एक पोर्शन लगा हुआ भारत दुर्दशा नाटक। अब भारत दुर्दशा नाटक जो है उससे प्रश्न पत्र में रिपीटेडली आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैंने एज इट इज़ आपके समक्ष ला के रख दिया है। हालांकि ये मेरी असाइनमेंट है, आप देख भी पा रहे होंगे, मुझे इसमें अंक भी बेहतर प्राप्त हुए हैं। तो इसमें अभिव्यक्ति, सामाजिक और राजनैतिक चेतना या राजनैतिक चिंतन पर विस्तार से बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो के थ्रू चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको बताया जाता है कि आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपका उत्तर लेखन परीक्षा में कैसा होना चाहिए। तो वीडियो को बिना समय ज़ाया किए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि थोड़ी सी भूमिका के बारे में, उसके बाद पॉइंटर्स के साथ में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर भी बात आपको देखने को मिलेगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा ये लिखा गया नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक का निर्माण उस समय किया गया था जब भारत पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से ही आप कह सकते हैं आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1950 के करीब माना गया है तथा 1950 से ही भारतेंदु युग का या फिर आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। और 1957 में जो पहली क्रांति हुई थी उन सब का कहीं ना कहीं जो प्रभाव है वो भारत दुर्दशा नाटक पर दिखाई दिया है। तो जब भारत पर अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य जमाकर उसे पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया था, गुलामी और प्रताड़नाओं यानी कहीं के तरीकों से शोषित करना, आतंकित कर देना लोगों को, कि जंजीरों में जकड़ा भारत जब कष्टमय अवस्था से सिसकियां ले रहा था, जिसे देखकर देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत भरा हुआ भारतेंदु का हृदय विवल हो उठा। देश की यह दुर्दशा करने वाले अन्यायी एवं अत्याचारी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाकर लोगों को इनकी कूटनीति और शोषण वृत्ति से सजग किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को, जनता को सजग किया कि आपके साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अपनी मातृभूमि के गौरवशाली इतिहास, जो कभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एक समय में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, की याद दिलाकर उसका खोया हुआ ऐश्वर्य वापस लाने के लिए भारतेंदु ने समाज को प्रेरित किया। देश के जो आधार स्तंभ होते हैं, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक या फिर आर्थिक या फिर शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्तरों पर राष्ट्रीय नवजागरण निर्माण करने का प्रशंसनीय और प्रेरणार्थ कार्य भारतेंदु जी ने किया, जिससे तात्कालिक राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम के रूप से आज के समाज को भी नवचेतना का आदर्श मिले। तो मैं बता दूं, ये चीज़ आपने खुद भी नोटिस की होगी और खुद भी ये चीज़ महसूस अवश्य की होगी। जब आप कोई वीर रस प्रधान कविता पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या फिर आप किसी ऐसी रचना को पढ़ते हैं जहां हमारे भारतवासियों पर अत्याचार आदि दिखाए गए हों, अत्याचार किए गए हों अंग्रेजों द्वारा, तो फिर आपके भीतर, आपके अंतस में उन अत्याचारियों के प्रति कहीं ना कहीं एक आग लग जाती है, एक आक्रोश का भाव, द्वेष का भाव आ जाता है। तो रचना जो होती है, साहित्य जो होता है, यही कार्य करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी साहित्य के माध्यम से जब इन सब चीज़ों को जनता के सामने ला रहे थे, तो जनता में जो है एक नई चेतना का विकास हो रहा था। वो अब अंग्रेज़ों से और उन शासकों से जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, लड़ने के लिए खुद को मजबूत कर रहे थे, खुद को तैयार कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सामाजिक चेतना पर। तो भारतेंदु युग सामाजिक दुर्बलताओं से ओतप्रोत था। पुरानी रूढ़ियों और परंपराएं सामाजिक जीवन को जड़ बना रही थी। जड़ यानी कि बेकार बना रही थी, सामाजिक जीवन को जड़ बना रही थी। और चली आ रही कुप्रथाएं, अनेकों विकृतियां जैसे बाल विवाह, मदिरापान, ये कुछ ऐसी विकृतियां समाज में व्याप्त हो रही थी। बाल विवाह, मदिरापान, वैश्यागमन, अशिक्षा, वर्णभेद, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि समाज के विकास में बाधा बन गई थी। अंग्रेज़ों और मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ जाति भेद निर्माण करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं अगर कहें कि ये जाति
के आधार पर लड़ाने का सर्वप्रथम जो कार्य किया था, नींव डाली थी, वो अंग्रेज़ों द्वारा ही की गई थी। कि जो भारतवासी हैं वो कहीं ना कहीं भावुक बहुत अधिक हैं, वो अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो इसके चलते उन्होंने जो है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर फूट डालना शुरू की, जिससे भारतीय आपस में लड़ते रहें और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ फ़ायदा उठाकर अपना जो है फ़ायदा उठाते रहें। आगे बढ़ते हैं। एक और अंग्रेज़ी सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित होकर नवयुवक का वर्ग, यानी जो युवा होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, उसी रंग में रंग रहा था। तो दूसरी ओर पुरानी मान्यताओं को मानने वाले लोगों को सामाजिक पतन का डर लग रहा था। इस प्रकार तत्कालीन समाज दो राहे पर खड़ा था। अब अगर भारत दुर्दशा के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक स्थिति को देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, इसको आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। मैंने ये कोट करते हुए लिखा है क्योंकि ये उनके नाटक का ही एक पोर्शन है। वो लिखते हैं कि रोहूं सब मिलके आबूं भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। आगे आया है, भारत की इस दुर्दशा को देखकर भारतवासियों की अकर्मण्यता और उनकी विकट परिस्थितियों पर क्रोध व्यक्त करते हुए भारतेंदु ने कहा है, इन स्थितियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साथ बैठकर रो तो सकते हैं। प्रस्तुत नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवासियों और सरकार पर भी बड़े कड़े और प्रखर रूप से जो है शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यंग किया है, तंज कसा है, बड़ा ही करारा जो है करारी चोट की है उस सत्ता पर। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला प्रहार देश को इस दयनीयता से बेखबर आलस में डूबे हुए उन लोगों पर किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जो भाग्यवादी बनकर यानी भाग्य के भरोसे बैठकर स्वयं की स्थिति को तो सुधार ही नहीं रहे हैं और स्वयं आलस्य के इस तरह से शिकार होते चले जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में या फिर कह लीजिए वर्तमान समय में देश पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो लिखते हैं वो कि किस तरह से लोग जो हैं कैसे आलस्य में डूबे हुए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि कोहू नरपु होऊ हमें कहानी, ये अलग पंक्ति है और ये वाला जो पंक्ति का ये पैरा है ये अलग है। तो कोहू नरपु होए हमें कहानी, यानी कोई भी राजा बन जाए हमें क्या हानि है, ऐसा वो आलस्य से भरे हुए लोग सोचते हैं, यानी किसी भी तरह से उनके भीतर चेतना खत्म हो चुकी है, वो अपने लिए या फिर अपने देश के लिए लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जनता ऐसा कहती है। अगली पंक्ति लिखी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, यानी कि हमें क्यों मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें अगर जन्म दिया है ईश्वर ने तो वो ही हमारा भरण पोषण भी कर देगा। तो ऐसी बातें जो हैं भारतवासी आलस्य में डूबे हुए सोच रहे हैं। आगे लिखा, भारतेंदु भारतीय इतिहास को इस रूप में देखते हैं, लिखते हैं, लारी वैदिक जैन वाई पुस्तक सारी, करी कलह बुलाई जवन सैन सुन पुनि भारी। अंग्रेजी सभ्यता के प्रसार ने बुद्धि धन बल सभी का नाश किया था। लोगों में आलस्य, कुमति यानी नियति जो उनकी खराब हो चुकी थी, कलह यानी लड़ाई झगड़ा तथा अज्ञान रूपी अंधकार ही बाकी रह गया था, बचा था। समाज सुधारक और साहित्यकारों ने देश की जनता को इन विडंबनाग्रस्त दुर्दशा एवं पूर्ण स्थिति के प्रति सचेत करने का प्रयास किया है। तत्कालीन समाज में आलस्य अंधेर गर्दी, मदिरा का अधिक व्यसन आदि ने किस प्रकार लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था, इसे स्पष्ट करके बड़े ही व्यंग्यपूर्ण शब्दों में आलसी लोगों के प्रति जो क्रोध छिपा है उसे व्यक्त करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। आपने अगर भारत दुर्दशा नाटक पढ़ा होगा तो उसमें एक प्रसंग आता है कि किस तरह से दो आलसी लेटे हुए हैं और किसी राहगीर से एक आलसी कह रहा है कि मेरी छाती पर जो फल पड़ा हुआ है उसे जो है मेरे मुंह से लगा दीजिए, यानी मुझे खिला दीजिए। अब वो आलसी इतना भी कार्य नहीं कर सकता है कि अपने हाथ से स्वयं का जो है पेट भर सके, जबकि उसके पास फल समक्ष उसके रखा हुआ है। तो फिर जो पहला आलसी है वो दूसरी आलसी के संदर्भ में कहता है कि कल रात भर कुत्ता इसका मुंह चाटता रहा लेकिन इसने आलस की वजह से उसे भगाया नहीं। तो कैसे दो आलसियों का ये प्रसंग आया है और ये कहीं ना कहीं देश की जो क्षीण होती स्थिति का द्योतक है उस स्थिति को उजागर कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से।
इसके साथ साथ मदिरा पान करने का व्यसन लोगों में बड़ी मात्रा में फैल गया था। उस वक्त का शासन ही ऐसा था कि मदिरा राज्य का भूषण बन गई थी। भूषण यानी कि सोना या फिर आभूषण। भारतेंदु ने इसे कुछ इस प्रकार से स्पष्ट किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि कोऊ कहत मद नहीं तो कोऊ कहत मद नहीं तो लिख्यो ना जाते, यानी कोई कहता है अगर मदिरा न मिले तो हमसे तो लिखा पढ़ा ही नहीं जाता, हमसे कुछ कार्य ही नहीं किया जाता, हमारा शरीर एकदम से शिथिल पड़ जाता है। कोऊ कहत हम मध्यवल करत वकीलिया, कोई कहता है कि मदिरा के बल पर हम वकालत कराते हैं। तो कैसे मदिरा देश को कहीं ना कहीं नकारात्मकता की ओर ले जा रही है, जो है नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही है, और उसकी जो स्थिति है दिन ब दिन क्षीण होती चली जा रही है। क्योंकि मदिरा से अगर ग्रसित हो जाता है व्यक्ति एक बार, तो वो खुद का भला बुरा नहीं देख पाता है। इनफैक्ट उसे मदिरा के समक्ष कुछ भी नहीं दिखता है, ना रिश्ते दिखते हैं ना देश दिखता है। इस प्रकार भारतेंदु ने तत्कालीन सामाजिक परिवेश को बड़े ही मार्मिक शब्दों में भारत दुर्दशा नाटक में प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक परिवेश या फिर राजनीतिक चेतना पर बात कर लेते हैं। भारतेंदुकालीन राजनीतिक घटनाओं में सर्वप्रथम, मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का अपना अलग ही महत्व है। इस क्रांतिकारी घटना ने समूचे यानी संपूर्ण देश को प्रभावित किया था। लोगों का राजनीतिक उथल पुथल की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसने नवजागरण की नींव डाली। तत्कालीन शासकों ने अपनी शासन व्यवस्था की सफलता के लिए धर्म नीति और राजनीति को प्रभावी साधन मानकर उसके बल पर अपने राजनीतिक मंसूबों को साकार करने का सफल प्रयास किया था। भारतेंदु ने महसूस किया था जनता में संगठन की भावना का अभाव है, यानी एकता नहीं है। अगर एकता होगी तो वो साथ में आकर किसी भी स्थिति से लड़ सकते हैं। सभी नैराश्य में इसी कारण डूबे हुए हैं, क्योंकि उनमें एकता का भाव नहीं है। लोगों में देश प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना नहीं रही है, उनके दृष्टिकोण संकुचित हो गए हैं, जिसके कारण देश की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही दुर्बल यानी कि कमजोर हो गई है। देश की इसी दुर्बलता के लिए भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में भारतवासियों और सरकार पर भी बड़े प्रखर शब्दों में व्यंग किया है, तंज कसा है। नाटक में भारत दुर्दैव नाम का एक पात्र है। आपने अगर नाटक पढ़ा होगा, अगर आपको नाटक समझने में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको पंक्ति दर पंक्ति नाटक भी एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप बता दीजिएगा बस। तो नाटक में भारत दुर्दैव अंग्रेजी राज का प्रतीक है। भारतेंदु ने अंग्रेजों की क्रूर राजनीति का वर्णन प्रस्तुत नाटक के तीसरे अंक में किया है, जो अत्यंत मार्मिकता और सूचकता से स्पष्ट हुआ है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के हिंदुत्व पर कुठारघात करके उन्हें हीन दिखाने का प्रयत्न किया है। भुखमरी, महंगाई, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से लोग बेहाल थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत के लोगों को कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया था। किसने? अंग्रेजों ने। उन्होंने फूट, बैर और आंतरिक कलहों के हथकंडे को अपनाकर देश की एकता को तोड़ा। मैंने आपको पहले ही बता दिया किस तरह से जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़वाने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था, जो आज तक आपको देखने को मिल रहा है देश में। लोगों में आलस्य की भावना फैलाई किसने? अंग्रेजों ने, जिससे उनकी प्रगति नहीं हो पाई। टैक्स लगाकर उन्होंने भारत का सारा धन लूट कर भारत को खोखला कर दिया, जिसके चलते सोने की चिड़िया के रूप में जाने जाने वाला देश जो है कैसे एक इस स्थिति पर आकर खड़ा हो गया। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने फ़ायदे के लिए अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रसार किया, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना व्यवसाय आदि जो है जमाना था, जिसके चलते उन्हें जो है अपने विचारों को कन्वे करने में समस्या आ रही थी। इसलिए उन्होंने भारतीयों को भी अंग्रेज़ी शिक्षा का जो है ज्ञान दिया, जिससे उनका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो चुके। इसके पीछे उनका अपना निहित स्वार्थ था, न कि वो किसी तरह से अंग्रेज़ों का भला करना, न कि वो किसी तरह से भारतीयों का भला करने की उनकी मंशा थी, जिससे उनके प्रशासन के कामकाज में उन्हें भारतीयों की मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु व्यंग्यपूर्ण शब्दों में लिखते हैं। ये पंक्तियाँ भारत दुर्दशा नाटक की ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश को सुधारना चाहते हैं, एक चने से भाड़ फोड़ेंगे। अंग्रेजी शासन में किसी भी भारतवासी को डिसलॉयल यानी कि जो लॉयल ना हो कहकर मज़े से अपमानित किया जाता था, यानी कि देशद्रोही कहकर।
भारतेंदु युग में अंग्रेज़ों ने भारत के जनजीवन को राजनीतिक बंधनों से जकड़ा हुआ था और लोग भी ब्रिटिश शासन की कृपा पर निर्भर रहने लगे थे। इस विकट परिस्थिति में अंग्रेजी साम्राज्य, उसकी शोषण नीति, उसके शासकों और स्वार्थी समर्थकों के प्रति क्षोभ व्यक्त कर लोगों में जन जागृति करके राष्ट्रीय नवजागरण लाने का महत्वपूर्ण कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। भारतेंदु के अनुसार हमारी इस दुखद स्थिति के लिए बाह्य और आंतरिक यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कारण जिम्मेदार हैं। उन्होंने भारत दुर्दैव की कल्पना में संकेत किया है कि वह अंग्रेज सभ्यता का प्रतीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी राज और उसकी शोषणकारी नीतियाँ हमारी इस दशा के कारणों में शामिल हैं। किंतु भारतेंदु उन लोगों में से नहीं है जो अपनी समस्याओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते रहे, यानी अपनी समस्याएं जो है वो दूसरों पर थोपते रहे कि नहीं भाई उसकी वजह से ये हो गया, दूसरे की वजह से मेरी ज़िंदगी में गलत हुआ। तो वो उन लोगों में से नहीं है। वो अपनी समस्याओं को स्वीकार करते हैं और उनसे डट कर लड़ने का जो है लोगों को संदेश देते हैं कि हम जो है अगर एकता बना लें तो हम किसी भी समस्या से साथ मिलकर लड़ सकते हैं। उनका ईमानदार आत्ममूल्यांकन इस तथ्य का साक्षी है कि हमारी दुर्दशा के ज़्यादा बड़े कारण हमारे भीतर ही निहित हैं। ऐसे मुख्य कारण हैं धर्म, संतोष, आलस्य, मदिरा, अज्ञान, रोग इत्यादि। अगर हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, यानी हम हर छोटी छोटी चीज़ में संतोष रख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने हमें थोड़ा हमसे टैक्स ले लिया फिर भी हम उसमें भी संतुष्ट हैं, तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। मदिरा में इस तरह से जो है एडिक्टेड हो जाना शराब सेवन के, तो वो भी गलत है। इन सब चीज़ों को जब हम हटाएंगे तो निश्चित तौर से ही हम अपनी समस्याओं से भी जीत लेंगे। धर्म ने हमें ऐसा दर्शन दिया जिससे सब लोग स्वयं को ब्रह्म समझने लगे एवं स्नेह शून्य हो गए। धार्मिक अंधविश्वासों ने परदेश यात्रा से रोककर हमें कूप मंडूक बना दिया। लिखा है, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनाए। यानी अनेक जातियों का जो है प्रारंभ करके कोई उच्च, कोई नीचा, कोई निम्न वर्ग का, कोई उच्च वर्ग का, ऐसी जो है वर्ण व्यवस्था बना दी। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने बताया है कि वर्तमान भारत किस प्रकार विनाश मार्ग पर बढ़ रहा है। वर्तमान भारत इसलिए कहा गया है कि ये नाटक कितना पुराना है, भारतेंदु युग में लिखा गया है, 18वीं शताब्दी में लिखा गया है, लेकिन आज भी आप अगर देखते होंगे, महसूस अवश्य आप करते होंगे कि कितना ये प्रासंगिक अभी भी बना हुआ है। इसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाएं पूर्णतः खंडित हो गई हैं और सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि भारत के निवासी इस दुर्दशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध भी नहीं दिखते हैं। इस समस्या की सर्वांगीण समीक्षा करते हुए उन्होंने चुनकर उन कारणों की खोज की है जिन्हें दूर करना भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी हो गया है। इन कारणों के साथ भारतेंदु ने कुछ गौण कारणों का भी उल्लेख किया है, जो कुछ इस प्रकार से हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश को धन निर्गम के साथ अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाले कारण बताया गया है। तो विद्या की चर्चा फैलाई गई है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले और आदि जो चीज़ें हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को पूरा वाइंड अप कर दिया। अभी भी अगर किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी रहती है तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछिए, मैं आपको रिप्लाई दे ही देती हूँ। और चैनल से ज़रूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इतने विस्तार से, इतने तरीके से लिखे हुए नोट्स और वाचन जो है आपको इस चैनल पर बहुत ही बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को समझाती रहती हूँ। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा। और आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आप अपना जो उत्तर है वो कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं। इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, लोगों को भी जोड़िए, अपने साथियों को जोड़िए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।